नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फटाफट सारे लोग लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक और शेयर कर दें। फिर आज की संपूर्ण क्लास को आराम से देखना और समझना कि देरी से वो क्लास लाने का मतलब क्या होता है और किस आधार पर क्लासेस आपकी तैयार करी जाती। तो सारे प्यारे विद्यार्थी जुड़ जाइए। आज हम एमपीपीएससी मेंस के जो पेपर चल रहे हैं, जीएस 1 से लेकर जीएस 6, 21 से 26 अक्टूबर के बीच संपूर्ण पेपर हो जाएंगे। टोटल 6 पेपर होते हैं। वन बाय वन सारे पेपर का एनालिसिस करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, आगे की तैयारी कैसे करना है। उसके साथ साथ ये बात भी समझना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना वर्दी है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं संपूर्ण क्लास को आपको देने वाला हूँ। तो फटाफट सारे लोग लाइव आ जाएं, बता दें कि सर हम लोग जुड़ चुके हैं। और एक बात, वीडियो को एंड तक देखना और तभी तुम समझोगे कि 360 एंड सेलेक्टिव एक्चुअल में है क्या। समझे बात को? चलो फटाफट सारे लोग कमेंट कर दो, सभी लोग लाइव आ गए हैं। अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो और बता दो कि हाँ सर हम जुड़ गए हैं। सभी को नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी बता दीजिए। ठीक, चलिए मेरे साथ आई थिंक सारे अभ्यर्थी जो जुड़ चुके हैं उनके बारे में अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए। सारे विद्यार्थी जो दिन प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना सहयोग बनाते हैं, उनके लिए हृदय से धन्यवाद। आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि जीएस फर्स्ट का जो पेपर था उसका लेवल कैसा था। यदि आपने इससे पहले मुझसे बात करी हो, आपने मुझसे समझा हो, तो मैंने आपको कई बार बोला है कि जीएस फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आने वाले 5 पेपरों को जो है ये आधार स्तंभ के रूप में काम करता है। पहला पेपर खराब, आने के पेपर में डिस्टरबेंस होगा। और यदि मैं आपको बोलूं पहला पेपर सही है, तो कम से कम आगे के पेपर में आप एक रिजर्व के तौर पे लेके चलेंगे समय को, कि चलो ठीक है, एक तो कॉन्फिडेंट है, आगे बात करते हैं। समझे बात को? तो दो चेहरे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मेरे हिसाब से ये दो चेहरे हैं, एक की बहुत बढ़िया और एक की वो है भैया बहुत खराब गया है, अब मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारी परिस्थितियां आपके साथ भी बनेंगी, ये कभी आप ना सोचें कि आपके साथ नहीं बनेंगी। पर डिपेंड करता है आप शुरू से किसके साथ चल रहे हैं, किसके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, तैयारी कैसी करी है। ये दोनों चेहरे उसी को ही प्रतिबिंबित करते हुए दिखते हैं। चलिए, तो बिना देर करे संपूर्ण वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है, इस पर थोड़ा सा आपको फोकस बना के रखना है। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार पेपर को देख रहे हैं, जिन्हें पहले अभी तक पता नहीं है कि क्या कैसा होता है, तो देखो इस तरीके का पेपर आएगा बढ़िया। जिस ईयर का होगा वो पर्टिकुलर ईयर आपको लिखा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो क्या 2024 जीएस फर्स्ट, इस तरीके से लिखा मिलेगा। बाइलिंगुअल पेपर रहता है। और मैं एक बात यही बता दूं कि आपकी जो आंसर कॉपी होगी ना, आंसर कॉपी में भी ये छपा होगा क्वेश्चंस। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, आंसर कॉपी मतलब पृथक से आपको लिखना नहीं रहता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स भी पता नहीं होता। एक बार बच्चे ने पूछा भी था मेरे से कि सर पेपर क्वेश्चन अलग से लिखने पड़ेंगे, तो उनको मैं बता दूं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी कॉपी में प्रिंटेड होते हैं, तो आपको लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसा कि आपको पता है संपूर्ण पेपर दो भागों में बटा है प्यारे बच्चों। कितने भागों में? दो, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में भी यदि हम बोलेंगे तो 3 सेक्शन है, और पार्ट बी में भी बोलेंगे तो 3 सेक्शन है। पार्ट ए अकेला 150 नंबर का होता है और पार्ट बी अकेला 150 नंबर का होता है। इतनी बात क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, ओके। अब यहाँ पर और भी डिस्कशंस हैं। हालांकि ये डिस्कशंस मेरी आंसर राइटिंग की क्लास में मैंने आपसे विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। आप उस आंसर राइटिंग क्लास को प्लेलिस्ट में चेक करना, वो भी मिल जाएगी। पहले पेपर में सारा डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पहली जो क्लास है उसमें सारा डिस्कशन है। आज मैं मेन मेन टॉपिक जो हैं, जिन पर कवर करना है, जिन पर चर्चा करनी है, आपको क्या जानना है उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, सभी लोग अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलना। बीच बीच में जब मैं आपसे पूछूं तो उसमें कमेंट भी करते चलना, अच्छा लगेगा सारे लोगों को। देखो इस तरीके से तो पहला सेक्शन जो रहता है, 3 सेक्शन जैसा मैंने बोला। देखो ये सेक्शन ए, खंड ए लिखा हुआ है, समझ गए बात को। और इनमें भी 3 सेक्शन होंगे, समझ गए प्यारे बच्चों। एक इसमें भी कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन। तो ये जो पहला सेक्शन होगा ये 2 होता है, ये 7 होता है और ये 10 होता है। इस तरीके से इनके आंसर्स आपको मतलब प्रश्नों की मार्किंग रहती है। तो देखो 2 इंटू 15 मतलब टोटल 30 नंबर। ये सारी बातें बता चुका हूँ। पहला प्रश्न जो इतिहास से लेकर था, गोप जनस्य के बारे में बना हुआ है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ जिन्होंने यदि ऋग्वैदिक पीरियड को अच्छे से पढ़ा है, इत्मीनान से पढ़ा है, उसको बन जाएगा।
उसी के प्रकार जो है आगे उसी प्रकार जो है आगे बढ़ते हैं तो देखो शिव विष्णु के बारे में चर्चा हुई है, नो डाउट आपने पढ़ा होगा। अमल ए सालेह, कुछ कुछ लोगों को ये नहीं मिला है तो मैं आपको बता दूं जो है शाहजहां से संबंधित है ये, तो शाहजहां के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तब वहां पर चर्चा करूंगा। अवंती जनपद महाजनपद काल में चर्चा होती है। उच्च कल्प के बारे में पूछा गया है, बहुत आसान है, जिन्होंने पढ़ा है उनसे बने होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हिस्ट्री आज भी कठिन है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वही बच्चे एक्चुअल में निकलते हैं, बाहर आते हैं और बाहर आकर वो क्या बोलते हैं कि नहीं सर पेपर कठिन था, ट्रिकी था इत्यादि वो बातें करते हैं। अभी मैं आपको सारे प्रमाण भी दूंगा, आप ध्यान से देखते चलना कि जो अच्छे से क्लास को पढ़ते हैं। धन का निष्कासन सिद्धांत पीएससी का फेवरेट प्रश्न है बच्चों, मैं तो आपको बता दूं 2019 में भी आया था, तब भी मैंने वहां पर बड़े स्पष्ट रूप से, मेरा वीडियो है, आप चाहो तो जाकर चेक कर लेना। ये बात अलग है, शायद वीडियो को किसी ने हटा दिया है या प्राइवेट कर दिया, ठीक है, बाकी तुम समझदार हो। उसके बाद में मध्य भारत सम्मेलन की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों 1948, तो ये भी बिल्कुल चर्चा का विषय है, आसानी से समझ में आएगा। पचमढ़ी का जो है कास्ट शिल्प के बारे में बात हुई है, वुड क्राफ्ट तो बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षित देव बुंदेला आसान प्रश्न है। कुंवर रघुनाथ शाह तो बिल्कुल फेवरेट है, आप पढ़ चुके होंगे बड़े आसानी से। भीमा नायक की चर्चा भी होती है। अभी मैं आपको प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद डिटेलिंग करूंगा, तो ऐसा नहीं कि सर ये प्रश्न तो हमने भी पढ़ लिए, आपने वो नहीं पढ़ा जो मुझे पढ़ाना है, इसलिए एंड तक देखना। ये प्रश्न मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, आपने कर रखे हैं इसलिए आपके पास पेपर आ गया होगा, इन्हें मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। जो मेन बात है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि करना क्या है, कैसे करना है, समझ गए बात को। ये इस तरीके से प्रश्न बने। नंदीवर्मन शैली का संक्षिप्त विवरण, प्लासी और बक्सर का युद्ध बड़ा आसान है। परिवाजरक वंश की जो बात होती है तो बिल्कुल ठीक है, राजा धंग बिल्कुल चंदेल शासकों को पढ़ा होगा आपने। और व्यापारियों के मध्यम मार्ग वर्ग के उदय को भी समझाइए। अच्छे प्रश्न है, निश्चित तौर पर आपको बताए जाएंगे, और सारी क्लासेस जो आपकी क्लासेस चलती हैं एप्लीकेशन पर, उन पर पूछना बच्चों से कितने डिटेल में एक एक पॉइंट को समझाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी के उत्सव की बिल्कुल चर्चा होती है और अच्छे से पढ़ा होगा। कवि पद्माकर की काव्य साधना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप मेंस का एक यूट्यूब की पोस्ट चेक करेंगे इसी की गोसाइस एकेडमी की, मैंने आपको एक संभावित मेंस का एक जो है स्क्रीनशॉट दे रखे हैं, हाथ से बना बना के उनको बढ़िया अच्छे से, उस पे आप जाके चेक करना। मैंने बोला था आधुनिक कवियों से एक प्रश्न बिल्कुल आएगा और संभावित है, और प्रश्न आया भी। मांडू का अशरफी महल बड़ा चर्चा में, बड़ा आसान से रानी दुर्गावती बन गया होगा। ये थोड़ा सा दिक्कत दिया होगा। भोपाल के 14वीं शताब्दी के इतिहास का संक्षिप्त परिचय। हड़प्पा सभ्यता की मर्ण मूर्तियों और पशु आकृतियों का वर्णन किया जा चुका है। बाबर नामा के अनुसार जो है समकालीन भारत का वर्णन करें। कल्चरी के इतिहास, तो ये पेपर आपके पास होगा। मैं आपको सीधे कंक्लूजन पे आता हूँ कि अपने को पढ़ना क्या है। इतिहास का यदि पेपर चेक करा जाए सबसे पहले कि इतिहास का जो पेपर था वो किस प्रकार से था, तो मैं आपसे यदि कहूंगा तो ये एवरेज पेपर था। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, हाँ टफ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने विधिवत रूप से तैयारी नहीं करी, उन लोगों के लिए पेपर बिल्कुल टफ। बाकी जो विद्यार्थी अच्छे से अध्ययन करते हैं, रिवीजन करते हैं, उनके लिए दो चार प्रश्न इधर उधर होते हैं बच्चों, ये बात पक्की है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो सारे आपके मन के प्रश्न आ जाएंगे, तो ये भी गलत है। सारे मेरे बताए प्रश्न आ जाएंगे, ये भी गलत है। और सारे किसी और के बताए प्रश्न आ जाएंगे, तो ये भी गलत है। समझ गया बात को। कुछ प्रश्न आते हैं जैसे 15 मान लो, तो 15 में से ऑलमोस्ट तुमको 10 बन रहे होते हैं, 5 बिल्कुल नहीं बन रहे होते हैं। ऐसा 10 वाले की बात कर लेते हैं जो सेकंड सेक्शन में 10, तो 10 में से ऑलमोस्ट 6 बनाता है कि पीएससी का आपको 6 बन जाए, 4 आपको दूर दूर तक जल्दी समझ में ना आए, इस तरीके से कोशिश रखी जाती है। और उसके बाद पेपर फर्स्ट यदि थोड़ा हार्ड है तो पेपर सेकंड को बहुत नॉर्मल कर देता है। इतनी बात क्लियर है। तो ऐसा बैलेंसिंग पीएससी भी करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो एक तरफा चलता है, ऐसा भी नहीं है। ज्योग्राफी का पेपर नो डाउट इतना आसान था कि जिन बच्चों ने भी पढ़ रखा होगा, एक दो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे हैं जो आपको शायद ना समझ में आए हों, क्योंकि जैसे एक दो प्रश्न थे यहाँ पे, जैसे ये देखो, ये वाला जो प्रश्न है, यदि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। देखिए, राज्यानुसार वर्ष 21-22 में मक्का का उत्पादन, तो ये बहुत कम लोगों से बना होगा, मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ। भले कोई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ ले, वो अलग चीज है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, मैंने कई बार बोला है। और मैं ऐसे प्रश्नों पर जो है कई बार चर्चा भी करता हूँ बच्चों से कि पीएससी 3-3 साल के पुराने के जो है प्रश्न पूछता है, पर बच्चों को लगता है हाँ ठीक है कर लेंगे, और जो ये बच्चे ऐसे सोचते हैं ना वही धरा जाते हैं, वही रह जाते हैं। तो उनको समझिए आपको कैसे पढ़ना है, उस पर चर्चा मैं हमेशा करता हूँ। इकोनॉमिक्स की क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा होती है।
ये वाले प्रश्न भी अच्छे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग भी जो है आपको थोड़ा-सा मतलब ये 2-3 प्रश्न जो मुझे लगे शायद बच्चों को नहीं बने होंगे। समझ गए बात को? बाकी ज्योग्राफी वाले सेशन में जो है ऐसा कहीं नहीं लग रहा है मुझे कि जो प्रश्न ना बनता हो। मतलब ऑलमोस्ट यदि मान के चलो इस पूरे पेपर को देखा जाए तो ज्योग्राफी का पेपर ईज़ी था, आसान था, करा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस आधार पर अब मैं आपको एक्चुअल जिसके लिए ये वीडियो तैयार करा गया है, क्लास तैयार करी गई है, उस पॉइंट पे आता हूँ। हिस्ट्री का पेपर मैंने आपसे बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों कि हिस्ट्री का जो पेपर था वह थोड़ा-सा मान सकते हैं एवरेज था, ऐसा मान लेते हैं। और यदि ज्योग्राफी का पेपर बात करते हैं तो ये पेपर था आसान, ये पेपर सभी बच्चों से अच्छा बना होगा। इतना मेरा मानना है, बाकी बच्चे-बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात अलग है कि किस बच्चे ने कितनी तैयारी करी थी, ये भी मायने रखता है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ। तो बोले सर वीडियो फिर क्यों बनाया था? ये तो पेपर हमने भी देख रखा था और आपने फटाफट बता दिया। देखो मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं इन सारे पेपर की आंसर राइटिंग करके भी देता हूँ। मनगढ़ंत तो मैं कुछ भी नहीं करता और मैं आपको सबसे बड़ी बात मैं प्रैक्टिकल उतारता हूँ। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? अधिकांश मामलों में लोग आपको जो है कॉपी पेस्टेड नोट्स दे देते हैं या मैं कहूँगा कॉपी पेस्टेड कंटेंट दे देते हैं। मैं कॉपी पेस्टेड कंटेंट नहीं देता, मैं आपके लिए मेहनत करके देता हूँ। उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं के बढ़िया आंसर्स लिख के दिए जाते हैं ताकि आप एग्जाम में एज इट इज इसको छाप के आ जाए। तो इसी के लिए मैं आपको एक पहले एक छोटी बात बताता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने एग्जाम के पहले-पहले चूँकि मेरे पास समय कम था, मैं भी संस्थानों में जिस तरीके से था या जो था वो आपको पता है। पर मैंने कोशिश करी थी कि इतना समय तो मेरे पास नहीं था कि मैं सारे बच्चों को एक-एक क्लास दे सकूँ। इसके लिए मैंने आपको सबसे सरलतम उपाय ये बताया था कि मैंने आपको रामबाण कंटेंट का एक फ़ोल्डर या एक जो है एक कोर्स अवेलेबल करवा दिया। जिन बच्चों ने इस कोर्स को नहीं परचेज़ करा, जो पहली बार अभी मेंस देने जा रहे हैं या जिनको लग रहा है हमने अभी तक नहीं पढ़ा, मैं तो कहूँगा उनके लिए भी ये रामबाण कंटेंट है और प्रभु राम और माता सरस्वती की कृपा से वाक़ई में कृपा बरसी है, ऐसे समझ लो। और इसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा भी एक-एक चीज़ आप उसको ध्यान से सुनना। रामबाण कंटेंट यदि परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज़ कर लें और कॉम्बो बैच लॉन्च करा है आपको नए बच्चों के लिए बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। इसको आप जो है यदि लेना चाहें तो ले लें, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। और मैं आपको बोलूँगा देखो यहाँ लिखा हुआ है 2024 के अभ्यर्थियों के लिए रामबाण कंटेंट क्यों उसके पीछे कारण है उसको ध्यान से अब सुनो। 21 से 26 अक्टूबर को ये पेपर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2024 का ये मेंस है। 360 एंड सेलेक्टिव मेथड से हमने हर संभव प्रयास करा है जिसके आधार पर यहाँ से प्रश्न बने या आपके लिए प्रश्न बने। तो शुरुआत के लिए तैयार हो और शुरुआती धमाके के लिए तैयार हो तो बोल दो हाँ सर हम तैयार हैं, शुरू करा जाए सर। बताओ जल्दी। जल्दी बताइए, कमेंट करिए और देखिए फिर जादू। चलिए, मेरे हिसाब से सारे अभ्यर्थी अब जो हैं रेडी हैं और सभी के कमेंट आ गए हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। दिख रहा है आप अब ये मत बोलना सर दिख नहीं रहा। टू मार्कर ये प्रश्न है गोपजनस्य के बारे में है। एक तरफ ये लेफ्ट वाला पोर्शन आप चेक करोगे, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पेपर की कटिंग लगी हुई है। समझ गए बात को, कितने नंबर का प्रश्न है ये लगा हुआ है। जो विद्यार्थी अभी तक हमें नहीं जानते हैं, मुझसे रूबरू नहीं हुए हैं, पहली बार मुझसे मिलना चाह रहे हैं या एक तरीके से हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा अब धैर्य से सुनना। इसके अलावा आप यदि समझने में फिर काबिल ना हुए तो फिर मैं कहूँगा कि अभी आपको और भटकना है। चलिए, तो इस आधार पे बात करते हैं। देखो बच्चों, ये सारी डिटेल्स लिखी है। मेंस 2024 पेपर 1 21/10/2024 को ये पेपर हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट चेक करी हो, कुछ आईएएस एकेडमी का ये जो हमारा चैनल है, ये देखो वीडियो कहाँ मिलेगा उसकी लिंक भी मैंने लगा दी है। पीडीएफ के रूप में आपको कुछ आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आएगी। आप खुद से चाहें तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप ये देखो यहाँ पर लिंक पर मैं जैसे टच कर रहा हूँ ना तो पूरी यूट्यूब की लिंक आने लग गई है। समझ गए बात को? सारी बातें ऑथेंटिक होंगी, हवा हवाई कोई भी बात नहीं होगी, उसको ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को हटा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए।
ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पर देखो, यदि आप ईमानदारी से बात को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो यहाँ लिखा है देखो प्री प्लस मीन्स में आएगा। समझ गए बात को, किसमें आएगा? प्री प्लस मीन्स। यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा इसको, चूंकि अभी शायद हो सकता है आपको फोटो थोड़ा छोटा दिख रहा हो, चिंता मत करो, वीडियो पे जाना, ये देखो एक आपका 23 मिनट 41 सेकंड पे आप क्लिक करके देखना एक बार वीडियो को, डायरेक्ट लिंक खोलना 23 मिनट 41 सेकंड पे। यहाँ पर देखो जन की सबसे बड़ी इकाई थी जिसका मुखिया जनस्य गोपा जो है कहलाता था। इस तरीके से ये देखो है जनपद जो है आपको पूरा लिखा हुआ है, ये जनस्य गोपा लिखा हुआ है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि क्या आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे? और आपके ये पेपर कब हो रहा है? देखो 21/10 को हो रहा है, और ये क्लास मैंने 8/10 को डाली है, चाहो तो जाकर देख लो, ठीक है ना? जाकर देख लो। यहाँ टाइमिंग को थोड़ा गलत लिखा आई थिंक जो है, 23 41 पर है, तो इसको चेक कर लेना, ठीक है? 8/10 को जो है मैंने ये क्लास ली थी, मतलब 8 अक्टूबर को, और आज है आपका कितना? आज 21 अक्टूबर है, आप ऐसा समझ। इतने जल्दी, इतने पहले, इतने यूनिक तरीके से आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, बात को समझने की कोशिश करो। साथ में आप यहाँ पर यदि चेक करोगे तो जितनी डिटेलिंग से मैंने कराया है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जल्दी कोई चीज जानी चाहिए। हाँ, कुछ जाती है, मैंने ये भी आपको बोला है, ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जाएगा। पर यदि आप इतना पढ़ लेंगे, एग्जाम के पहले आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे, तो आप, मुझे नहीं लगता फेल होंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बात को समझिए। पहला क्वेश्चन हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, अभी और भी बाकी है पिक्चर मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से देखो। उसके बाद अवंती जनपद, तो देखो हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस में निरंतर तौर पे चला रहा हूँ। उसके बाद में लेक्चर नंबर 26 यूनिट 4 द्वितीय नगरीकरण और महाजनपद काल के नाम से टॉपिक पढ़ा है हमारे एप्लीकेशन पे, उस पे जाके चेक करो। और ध्यान से देखो, यहाँ पर अवंती महाजनपद लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? बाकायदे उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, संस्थापक, राजधानी और अदर फैक्ट भी रिलेटेड टू अवंती लिखे हुए हैं। इतना क्या आप नहीं कर सकते यदि आपको मिल जाता तो? ईमानदारी से बताइए। ये मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? प्रैक्टिकल। इनको आप जाकर जो है एग्जाम में छा पाओगे सीधे सीधे। इतना आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो खासकर वे जो हाउसवाइफ्स हैं, वे जो जॉब पर हैं, और वे जो वाकई में पीएससी को पास करना चाहती हैं, उनके लिए क्लासेस में देते जा रहा हूँ। नेक्स्ट 2 प्रश्न हो गए, थर्ड की बात करते हैं। धन का निष्कासन सिद्धांत मैं आपसे अभी भी बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये एक क्लास यदि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, 2019 से लगातार ऐसा होते जा रहा है, और 2019 से लेकर अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको दे दूंगा। एक दिन की क्लास होगी जिस पर ये सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 2019 की ये क्लास है, यहाँ पर भी यूट्यूब की लिंक है। अब मैंने वही बोला कि वो हमारा पुराना घर जो है ना, उस पुराने घर वालों ने इन वीडियो को प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया है? प्राइवेट कर दिया। वहां पर जब आकर जाकर आप चेक करेंगे, देखो दादा भाई नौरोजी के धन निकासी विचार को स्पष्ट कीजिए, इतना लिख दिख रहा है आपको। ये तब क्वेश्चन बना था, 2.10 की बात हो रही, 2019 का एडिशनल मीन्स हुआ था बच्चों। 2019 का कैसा मीन्स हुआ था? एडिशनल, एक्स्ट्रा, दूसरी बार हुआ था मीन्स, पूछ लेना चाहो तो पुराने बच्चों से। वहां पर भी आप स्टोरी चेक करो कितनी खतरनाक हुई थी। ये हुई थी 12/4 को मैंने क्लास ली थी, और पेपर था 15/4 को। और यहाँ मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, पीएससी का फेवरेट प्रश्न है, आप चाहो तो देख लेना, वीडियो मिल जाए यदि आपको, शायद मुझे तो नहीं मिलेगा, आपको मिल जाए शायद। धन का निष्कासन सिद्धांत की बात आ रही है, इस बार भी बन गया। और यही आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन अभ्यर्थियों ने रामबाण कंटेंट यदि परचेज करा है, 2-3 बच्चे थे जो बड़े प्यारे थे, बड़े शुरू से बिल्कुल एंड टाइम पर, क्योंकि ज्यादा दिन मुझे लॉन्च करे भी नहीं हुए, मान के चलो मुझे ज्यादा से ज्यादा लॉन्च करे इसको 5 दिन हुए हैं, आज की तारीख से 5 दिन पहले ही मैंने इसको जो है लॉन्च करा था। बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एंड टाइम पर, जिन्हें जो भी समय मिला, उन्होंने उसको परचेज करा। यकीन मानो, उनके खुद के कमेंट हैं, आई थिंक मैं स्क्रीनशॉट पे नहीं लगा पाया इस पे, तो उनके जो कमेंट थे आप पढ़ लेते। यहाँ पर देखो, उसी रामबाण कंटेंट का पेपर नंबर 2 चेक करना है, अभी भी डाला हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 25 पे जाके चेक कर लो, जो आपका 3.5 वाला क्वेश्चन है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के तहत लाए गए धन के निष्कासन सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। एग्जैक्ट प्रश्न, बड़ा अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से, विद सारे कंटेंट आपको लिखा मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप मुझसे बात डायरेक्ट करके बता देना कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। समझ गए बात को?
अभी अभी ही डाला है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, और व्यवहारिक तौर पर बाकी तो किताब में लिख के देते हैं, ये एग्जैक्ट आप छाप के आ सकते हो, यद्यपि ये 2 मार्कर है, बड़े आसानी से बन जाता है। उसके बाद फिर देखो टंटिया टंटिया भील के बारे में लिखा हुआ एक प्रश्न आपका आया है। ये सारे आपके एक तरफ जो है पेपर की कटिंग है और एक तरफ जो आपकी क्लासेस पर दे रखा है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और क्लासेस इन द सेंस अभी रिसेंट में दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, देखो सारा तो पढ़ा ही जाता है, पर एन टाइम पर एन मौके पर स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए थे। पहली बार ये अभिनव प्रयास करा था मैंने बच्चों के लिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे और उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस में जो जो आए मैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। रामबाण कंटेंट पेपर 2 पेज नंबर 1 पे ही आपको मिल जाएगा, टंटिया भील के बारे में देखने को आपको मिल जाएगा, इतना लिखा हुआ है, बड़ी आसानी से आप इसको लिखकर आ जाते। ये हो गया। अब आते हैं 7 नंबर मार्कर पर। देखो आप YouTube, यही YouTube का चैनल है, इसी YouTube चैनल पर आप जो है पोस्ट वाले सेक्शन पे जाना। उस पोस्ट वाले सेक्शन में मैंने सभी पेपर के संभावित प्रश्न जो हैं डाल दिए थे कुछ दिन पहले, मतलब 8 से 10 दिन पहले की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैंने क्या क्या लिखा था उसको ध्यान से देख लो, यहाँ बहुत सारा लिखा हुआ है, एक एक आपको आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अपने आप को हटाता हूँ, अब दिखेगा आपको और अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखो, अभी आपको जो है यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 13वां नंबर पॉइंट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा साथियों, चिंता मत करना। मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार जो है इसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको लिख के दे दिया था कि आप मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाएं। इस बार जो है ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मई 2024 में संभावित, यही टाइटल से वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यूट्यूब की पोस्ट खुद से चेक कर लो, आपको वहां पर ये डेटा डला हुआ है, अभी भी डला हुआ है, अभी भी मिल जाएगा। सारे हैंड रिटन लिख के दिए थे और एग्जाम के पहले दिए थे कि जिन्होंने पढ़ रखा है वो और अच्छे से इनको पढ़ के जाओ, ये संभावित है, ये आएंगे। तो अब 7 मार्कर हो गए, अभी तक मैंने 2 मार्कर की चर्चा करी थी आपसे, और अभी हम जो है कहीं ना कहीं जीएस को जो पार्ट 1 में सेक्शन 1 में ही चल रहे हैं, अभी सेक्शन 2 में नहीं गया हूं। ठीक है, उसके बाद मांडू का अशरफी महल का संक्षिप्त परिचय देना है आपको। अब देखो मांडू का अशरफी महल की यदि हम बात करते हैं तो इसको भी आप जाके रामबाण कंटेंट में चेक कर लेना, आपको बड़ी आसानी से ये वाला सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, और ये आपके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो 7 मार्कर एक और हो गया, 2 हो गए। उसके बाद रानी दुर्गावती के बलिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की बात आ रही है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे, देखो पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है रानी दुर्गावती, मैंने स्पेशल कुछ विशेष लोगों के लिख के दिए थे, सबके नहीं लिख के दिए थे। देखो बादल भोई का लिख के दिया था, नहीं आया, ये भी मैं बोल रहा हूँ, पर रानी दुर्गावती का लिख के दिया था वो आया है, और खाइजा नायक के बारे में लिख के दिया था वो नहीं आया। पॉइंट क्लियर है। तो जो आया है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो नहीं आया उसके बारे में मैं आपको बोल दूंगा ये नहीं आया है। पॉइंट समझ गए बात को? तो इस तरीके से, पर सेलेक्टेड ही दिए थे, सारे नहीं दिए थे, समझ गए बात को? 360 एंड सेलेक्टिव में आपको वही दिया जाता है जो संभावित होता है, जिससे आप पास हो जाएंगे। अभी आप इसी लिस्ट को चेक करना, कितने सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अब आते हैं 10 मार्कर पर प्यारे बच्चों। 10 मार्कर पर यदि अपन बात करते हैं तो इसको अच्छे से देखो, यहाँ पर बात हो रही है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। अब मैं इसको फिर से आपको बोलूंगा कि रामबाण कंटेंट पर जाओ, पेपर जो है 1 नंबर और पेज नंबर 7 चेक करना, आपको मिल जाएगा भू राजस्व नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और बकायदे अच्छे से सारी चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। समझ गए बात को? तो भारतीय कृषकों पर किस प्रकार से, या कृषि पर अल्टीमेटली बात वही हो रही है, समझ गए बात को? तो इस आधार पर हम जो है इसको करके देखेंगे, और मेरे हिसाब से आपको ये 10 मार्कर विस्तार पूर्वक लिखना था, आप और विधिवत रूप से लिख सकते हो। अब इतने पॉइंट यदि आपके दिमाग में आ गए तो आप मेरे हिसाब से आंसर को लिखने में कंफर्टेबल हो जाओ। ये बात समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गोंडवाना वंशावली एवं इतिहास के बारे में लिखना है। तो देखो पहला ही लिख दिया है, यदि आप जो है संभावित वाले देखेंगे तो गोंडवाना पहला ही लिखा है कि आपको गोंडवाना से प्रश्न बिल्कुल बनने वाला है, और बन गया। ये भी 10 मार्कर है। अभी अपन 10 मार्कर की चर्चा कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश शासन पर का भारतीय कृषि पर प्रभाव, फिर उसके बाद गोंडवाना वंशावली एवं इतिहास के बारे में लिखें। तो इस आधार पर मैं आपको जो पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है उसके रेफरेंस में एक बार फटाफट फिर से दिखा देता हूं, एक बार ध्यान से सुनो। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है, 9 प्रश्न बने, और लगभग मेरे हिसाब से ये 40 50 50 नंबर के आसपास के हो रहे होंगे।
150 में से 50 नंबर एज इट इज आपके लिए रख के दे दिए गए, मतलब थाली में परोस के दे दिए गए। खाना नहीं खाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ गए बात को? आगे इजाजत हो तो बढ़ूं मैं, जल्दी से बता दूं। यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कैसा लग रहा है पहले तो ये बता दो। अपने मित्रों, अपने सहयोगियों और अपने साथियों से इस बात को जरूर बताओ कि देखो, भले कम चीजें दी जा रही हैं, भले थोड़ी कॉस्टली चीजें दी जा रही हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सिलेक्शन लो। मैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैंने कई बार बोला है, मैं आपको सब्जेक्ट में हो सकता है महारथी ना बनवाने ले जाऊं, और मैं स्पष्ट पहले दिन से बोलता हूँ। पर हाँ, यदि आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपको पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। इस बात को भी आपको समझना होगा। समझ गए बात को? तो 4 कोर्सेस हैं बेसिकली बच्चों एप्लीकेशन पे हमारे। एक तो यही है रामबाण कंटेंट, जो कि आपको न्यूनतम कीमत पर अभी के अभी मैंने लॉन्च करा है। ये देखो पहला नंबर ये हो गया कोर्स। दूसरा जो फेवरेट कोर्स है, मैं आपको बोलता हूँ कॉम्बो बैच को लो। इसके पीछे कारण ये है कि जो भी अभ्यर्थी कॉम्बो बैच को लेंगे, ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे कॉम्बो बैच को लेंगे उनको ये रामबाण कंटेंट में फ्री में उपलब्ध करवाता हूँ। मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो बच्चे कॉम्बो बैच में जुड़ेंगे, मैं उनको 3 गुना रिटर्न करके दूंगा। मेरे प्राइम मेंबर्स जो बने हैं उनसे एक बार पूछ लो, और बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे प्राइम मेंबर्स। वो आज तक इस बात के लिए कहीं ना कहीं खुश हैं कि चलो हम सर से जुड़े। तो उनके लिए मैंने बोला है, जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए मैं यथासंभव एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा और उन्हें पास भी करवा के बताऊंगा। उसके बाद में देखो, आपके ये जो कॉम्बो बैच हो गया, उसके साथ यदि स्पेशल आप जो है यदि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये एक और कोर्स है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का है। और एक यदि सिर्फ आप उद्यमिता पढ़ने चाहते हैं, तो इस तरीके से 4 कोर्सेस मैंने लॉन्च करे हैं। ये कहाँ मिलेंगे? आप एप्लीकेशन की जो है लिंक ये रही, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। कुछ आईएएस एकेडमिक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर किया के नाम से मिलता है। समझ गए बात को? उसके बाद में यहाँ पर कॉम्बो की बात आएगी तो इसकी लिंक है, आप डायरेक्ट इन लिंक पर क्लिक करके भी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी उस आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। अब इसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की। किसकी बात आती है बच्चों? ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के रिलेटेड आपसे जो यदि मैं बात करता हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है ना? ये क्या लगा दिया? कोई बात नहीं, ये बच्चे ऐसे थोड़े से शैतानी करते हैं हमारे यहाँ के भी। ठीक है, चलिए। उसके बाद ज्योग्राफी के रेफरेंस में बात आती है तो देखो, ज्योग्राफी में भी पहला प्रश्न बन रहा है ला नीना का करके बन रहा है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे मेंस 2024 में संभावित यहाँ पर मैंने लिख रखा है। समझ गए बात को? भूगोल के रेफरेंस में उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो देखो ये तो नहीं आया, पर प्रायद्वीपीय पठार के रेफरेंस में प्रश्न आया है। उत्तर भारत का विशाल मैदान आपको नहीं बताया गया है, पर प्रायद्वीपीय पठार के रेफरेंस में आपको बिल्कुल मैंने बड़े अच्छे से बताया है। आपको मैं अभी उसका भी प्रूफ दूंगा। पर यहाँ पर ला नीना लिखा है तो देखो यहाँ पर भी मैंने एक तरीके से लिख के दिया था संभावित वाले में, तो एक तो यहीं से जुड़ते हुआ दिख गया आपका पॉइंट। समझ गए? दूसरा, यदि आप रामबाण कंटेंट का पेपर नंबर 3 चेक करोगे बच्चों और पेज नंबर 9 पे जाके चेक करोगे, आपको एल नीनो और ला नीना के बारे में बड़े अच्छे से डिफरेंस करके मैंने लिख दिया है, ताकि आप 2 मार्कर अटेम्प्ट कर लो, 7 मार्कर अटेम्प्ट कर लो, बढ़िया से उसको करके आ जाओ। और संभावित ही हैं ये सारे, जितने रामबाण कंटेंट में सारे जो चीजें अवेलेबल थी, इनको उपलब्ध कराने का अर्थ यही था कि यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भैया और पास हो जाओ। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यदि मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट, हाल ही में ये देखो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उदाहरण देने की बात आई थी। ये तो बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, पर यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 आंसर राइटिंग का चेक करो यूट्यूब में, इसी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इस लेक्चर नंबर 4 को जाके चेक करोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा, ये क्लास मैंने ली थी बेटा 15/10 को, 15 अक्टूबर को। आज पेपर कितना है? 21। समझ गए? सोचो, 4 से 5-6 दिन पहले पढ़ाई हुई सारी चीजें आप 5 मिनट 21 सेकंड पे जाके चेक कर लो। मैं एग्जैक्टली इसके बारे में चर्चा करते हुए दिख जाऊंगा। ये रही यूट्यूब लिंक, आप चाहो तो इसको भी ओपन करके जो है देख सकते हो। क्लास नंबर 4 है, देखो डायरेक्ट वहीं का स्क्रीनशॉट है यूट्यूब का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 1 बाय 1 सारी चीजें मिलती जा रही हैं। नेक्स्ट 2 मार्कर आता है भौगोलिक सूचना प्रणाली को परिभाषित करें, जीआईएस के रेफरेंस में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर यदि आप यहाँ अच्छे से चेक कर पा रहे होगे, एक तो संभावित प्रश्न वाले सीरीज में यहाँ पर भी मैंने लिख के दिया है, देखो आपको बड़े अच्छे से जीआईएस।
और यहाँ पर यह इसके बारे में मैंने रामबाण कंटेंट में इसको बताया भी है। उसके बाद चंबल नदी के बारे में बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो चंबल नदी तो मैं ऐसा है कि रटा देता हूँ जब भी आपको ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ अच्छे से। तो अभी तो समय नहीं है मेरे पास कि मैं आपको चंबल मतलब स्पेसिफिक एमपी का डेटा पढ़ाने जाऊं, तो उतना समय नहीं था, मैंने पहले ही बोला था। पर यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र, और इसमें जो है स्पेशली चंबल के बारे में मैंने लिख के दिया है। यदि यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो ये देखो रामबाण कंटेंट पेपर नंबर 4 ओपन कर लो और 4 का पेज नंबर 8 ओपन कर लो, ये आपको डायरेक्ट वहां पर देखने को मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो इतना तो आप लिख सकते हो, और सारे हैंड रिटन है, देखो कॉपी पेस्टेड नहीं है, व्यवहारिक तौर पर लिखे हुए हैं, जिससे आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर लो या दूसरे को बता सको कि नहीं सर ने कराए। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, तो बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसानी से बन गया होगा, उसका स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट लगाया है देखो। रामबाण कंटेंट पेपर नंबर 16 जो है पार्ट बी, पेपर नंबर 16 दो पार्ट में है मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी को जाके चेक करना, उसका पेज नंबर 23 ओपन करना, आपको बिल्कुल कृषि आधारित उद्योग देखो लिखे हुए हैं, सूती कपड़ा, चीनी, रेशम, और उसके बाद में वनस्पति घी और तेल। क्या इतना लिख के नहीं आ सकते थे बताओ? इतना लिख के भी नहीं आओगे, समझ गए बात को? उसके बाद में अब आते हैं 7 मार्कर ज्योग्राफी के, देखो मालवा पठार का संक्षिप्त परिचय, आपको कुछ नहीं करना था, रामबाण कंटेंट को खोल के पढ़ के चले जाना था। हालांकि मालवा का पठार ऐसा है कि मुझे लगता है सभी बच्चों से बनना चाहिए प्रश्न को, ठीक है ना? तो पेपर नंबर 16 पार्ट बी ही चेक करना है, पेज नंबर 13 पे जाओ, सारा विधिवत देखो। मालवा का पठार आपने ऐसे नहीं लिखा होगा, एक बार अपनी कॉपी को चेक कर लो, और बकायदे मैंने 100% लिख के दे दिया है आप लोगों के लिए कि कैसे मालवा के पठार को रिप्रेजेंट करा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर राइटिंग करोगे, वो भी व्यवहारिक तौर पे। पॉइंट समझे? तो दोस्तों इस बात को समझना होगा कि आप लोगों के लिए कितने व्यवहारिक तौर पे सारी चीजों को मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी 2.1 ही चल रहा है, अभी सेक्शन बी ज्योग्राफी का। एक एक करके रियलाइज कर लो कि इकोनॉमिक्स अकेला नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, यदि जिस सब्जेक्ट को मैं पकड़ूंगा आपके लिए, उस सब्जेक्ट में भी आपको पास करवा के बताऊंगा। समझे बात? चलो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बोले सर बढ़ो, देखते हैं कुछ। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो पश्चिमी घाट या इसी को ही सह्याद्री अपन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका देखो आप रामबाण कंटेंट पेपर नंबर 3 चेक करना है आपको, उसमें से पेज नंबर 6 को जाके चेक करना, जिनने लिया है वो और अच्छे से देखना बच्चों। तो देखो सह्याद्री के बारे में अब यहाँ पर यदि आप अच्छे से देख रहे होगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों का क्या है? उद्गम स्थल। तो कौन कौन सी नदियां निकलती हैं इसके बारे में तो बता दोगे, और नो डाउट जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो अब ऐसा तो नहीं है कि तुमने इन नदियों के बारे में एबीसीडी भी नहीं पढ़ी होगी। पॉइंट समझ गए बात को? ऐसा द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीतियां क्या हैं भैया, ये 7 मार्कर बना है, और द्वितीय हरित क्रांति के बारे में मैंने आपसे चर्चा यहाँ पर कहीं पर कर रखी है। ये देखो 7 नंबर पॉइंट को चेक करो, हो सकता है धूमिल हो, थोड़ा सा ब्लर हो, पर चिंता नहीं करना, पीडीएफ आएगी, पीडीएफ में देख लो, और नहीं है तो भैया यूट्यूब का पोस्ट ओपन तो करके देख सकते हो कुछ आईएएस एकेडमी का, वहां पे डला हुआ है, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं करूंगा मैं, चिंता मत करो। समझ गए बात को? ये एक 7 मार्कर हो गया, लिख के दिया था कि करके जाना। उसके बाद में अब देखो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के उपयोग क्या है, जीपीएस के उपयोग के बारे में लिखा हुआ है। रामबाण कंटेंट पेपर 16 पार्ट बी चेक करो, पेज नंबर 27 चेक करना। देखो यहाँ पर प्रश्न भी लगभग ऐसा ही बनाया था कि जीपीएस के जो है उपयोग को लिखना हुआ है, विद आंसर राइटिंग के साथ जो है संपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं। चाहो तो जाकर एक बार और चेक कर लो, तुम्हें भी संतुष्टि हो जाए। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए आया है। रामबाण कंटेंट पेज पेपर नंबर 16 पार्ट बी है और पेज नंबर है 26, इसको भी जाके चेक करो। देखो भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों का प्रश्न बनाया है कि नहीं बनाया, और ये हैंड रिटन आंसर है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कॉपी पेस्टेड नहीं है सारी चीजें, सारी मेहनत करके लिखी गई चीजें हैं आपके लिए, कि ताकि मेरा बच्चा पढ़े और अच्छे से पास हो जाए। 360 एंड सेलेक्टिव में हर संभव मैं प्रयास करता हूं आपके लिए कि जो बेहतर करा जा सके।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जल संचयन के संदर्भ में जल संरक्षण संवर्धन के संदर्भ में प्रश्न 10 मार्कर बनाया गया है। तो देखो जल के समुचित प्रबंधन के तरीकों के बारे में बात करना है। अल्टीमेटली ये प्रश्न वहीं पर पहुंच रहा है। यदि आप जल प्रबंधन के तरीकों को देखेंगे तो अल्टीमेटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य हो, नदी घाटियों और अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ाया जाए, जल की प्रदायगी की उचित लागत वसूली जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के द्वारा जल का पुनः उपयोग किया जाए, उपलब्ध जल संसाधनों की मरम्मत हो, जन जागरूकता अभियान को फैलाया जाए। क्या आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके नहीं लिख पाएंगे? इतना बताइए। मेरे कहने का ये मीनिंग है कि रामबाण कंटेंट आपको उपलब्ध ही इसलिए करवाए गए हैं कि यदि आप विवेक का प्रयोग करेंगे तो ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसे पेपर में भी आपको पासिंग में दिलवा देता। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग का विवरण, ये सारे 10 मार्कर चल रहे हैं ज्योग्राफी में, देख लो कितने सारे नंबर आ रहे हैं, अभी भी अच्छे से चेक कर लो। पेपर नंबर 4 चेक करो और पेज नंबर 26। रामबाण कंटेंट आखिर में ईश्वर की दया से या प्रभु राम की कृपा से सही में रामबाण सिद्ध हो चुके हैं। समझे बात को? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सीमेंट उद्योग भी आपको मैंने जो है बढ़िया उद्योगों के बारे में डिटेल रूप में चर्चा करी है। ये इनका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। ये सीमेंट उद्योग के बारे में ही जानकारी लिखी हुई है। किसके बारे में? सीमेंट उद्योग के। आप जाओ पेपर को चेक करो। सीमेंट उद्योग के साथ साथ चीनी उद्योग, कोयला उद्योग, तांबा और मैग्नीज उद्योग, इन सब की भी मैंने आराम से आंसर राइटिंग लिख के दे दी थी कि चाहना तो छाप के आना एग्जाम। इतना तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बताओ। प्रायद्वीपी पठार का भौगोलिक विवरण दीजिए। अब देखो प्रायद्वीपी पठार का भौगोलिक विवरण, पहुंच जाओ रामबाण कंटेंट पेज नंबर आप 3 जो पेपर नंबर 3 चेक करना, पेज नंबर चेक करो 26। सीधे लिखा है भू आकृतिक प्रदेशों का जो है बताना है। सेम का सेम ये पेज नंबर फर्स्ट है, इसी के बाद पेज नंबर सेकंड भी है। ये पेज है, इसी 1 है, इसी के पीछे पेज सेकंड भी है। वहां पर जाके चेक करो। बकायदे मैप के साथ जो बेहतर हो सकता है आपको छाप के दे दिया। मतलब आपको शब्द सीमा के साथ व्यवहारिक तौर पे सारी चीजें लिख के कॉपी में कि आंसर कैसे एक्चुअल में लिख के आना है। तो ये वाकई में उन बच्चों के लिए रामबाण था या है जो बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, पहली बार आंसर राइटिंग करी है, जिन्होंने अभी तक इन चीजों को समझा ही नहीं है कि कैसे लिखना, उनके लिए वाकई में रामबाण था। तो मेरे कहने के अनुसार ये बात होती है मेरे प्यारे बच्चों कि हम आपको संपूर्ण सब्जेक्ट में ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करेंगे और ऐसे ही आपके लिए मेहनत करूंगा। आपको मैंने फिर से बोला है कि जो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़ेगा उन्हें पास कराने की जिम्मेदारी मैं यथासंभव लेकर बैठा हूं। एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। मैं उन्हें पास करवा के बताऊंगा भी कि वाकई में पास कैसे हुआ जाता है, कितनी मेहनत करनी है। जो अभी तक जुड़े हैं उनसे भी चाहो तो रिस्पांस लेके देख लो, बिना मुझे बताए उनसे चर्चा करके देख लो एक बार कि इतने दिनों में क्या हुआ। हिस्ट्री जैसे अकेले सब्जेक्ट में मैंने हड़प्पा सभ्यता में 42 प्रश्नों की आंसर राइटिंग करवाई है। यदि किसी ने आपको 42 प्रश्नों की आंसर राइटिंग अभी भी करवाई हो ना तो मुझसे बात कर लेना एक बार कि हाँ सर 42 से ज्यादा प्रश्न लिखवा दिए हमें। समझे बात को? नोट्स बांटना, बड़ी बड़ी बुकों के नाम लेना, स्ट्रेटजी शेयर करना या अलग अलग तरीके से बातें करना, ये बड़ा आसान है। ये बड़ा आसान है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी आंसर राइटिंग करके बता दी। ये ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग है। ऐसे ही मैं आपको जो है एक तरीके से पॉलिटी की, समाज शास्त्र की, साइंस की, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में तो आपको कई बार मैं प्रूफ दे चुका हूँ। आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रूफ भी आपके समक्ष उपलब्ध हैं। ईमानदारी से आप स्वविवेक का निर्णय लेते हुए आपको जो भी उचित लग रहा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि वाकई में ये मेहनत रंग लाएगी या आप जो अभी दर बदर भटक रहे हैं वो मेहनत रंग लाएगी। निर्णय आपका है, निर्णय आपको लेना है। यदि स्वविवेक का प्रयोग नहीं करना आता तो मैं कहूंगा अभी आपके लिए दिल्ली दूर है। क्या दूर है? दिल्ली दूर है। और यदि अभी भी आपके ज्ञान के चक्षु नहीं खुल पा रहे हैं तो उन्हें खोलो और इस बात को अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, समझाओ कि ये जो आप बार बार भटक रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। भिन्न भिन्न कोचिंगों में भटक रहे हो जहाँ कोर्स पूरे नहीं करवाते, उससे कुछ नहीं होगा। कई बार तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं पर आप पास नहीं होते।
इकोनॉमिक्स में प्रूफ आपको मैं पिछले इतने वर्षों से दे ही रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं एक फुल फ्लेज में नहीं खेल पा रहा, फुल फ्रीडम में नहीं काम कर पा रहा। उस फ्रीडम को जैसे ही मैंने अपने चैनल में यूज करने की कोशिश करी, अभी ज्यादा दिन हुए भी तो नहीं है, कितने दिन हुए? यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सक्सेस रेट भी चेक कर लो। मैं कहता हूँ इन सब्जेक्ट को, इन टॉपिक्स को हो सकता है सभी ने पढ़ाया भी हो, मान लेते हैं, पर क्या किसी एक व्यक्ति ने आपको ये सारी चीजें दी हैं एक जगह? नहीं दी। दूसरा, क्या आपको एग्जाम के पहले ये सारी चीजें अवेलेबल करवा के दे दी किसी ने? नहीं करी। सत्य बोलो, सत्य को स्वीकार करो। और अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत मिनिमम कॉस्ट पे हैं ये सारी कोर्सेज जितने आपके लिए मैंने उपलब्ध करवाए हैं। हो सकता है आपको एक बार ज्यादा लग रहे हो, पर खुद से सोचो, 60-60, 70-70 हजार की फीसें भरने के बावजूद जब पास नहीं हो रहे हो, और 5 से 10, 10 से 12 हजार में यदि पास हो जाओ, तो क्या मैटर करता है ये छोटा अमाउंट कि वो बड़ा अमाउंट? निर्भर आपके ऊपर है। मेहनत आपको जितनी करनी है, पर मैं अभी भी बोलूंगा, कंटेंट, कॉन्सेप्ट, आंसर राइटिंग और मेंटरशिप का एक जगह उपलब्ध यदि करना चाहते हो, तो बिल्कुल दिल खोल के जुड़ो, बिना संदेह के जुड़ो। और आपकी सुविधा के लिए कॉम्बो बैच को मैंने ईएमआई बेसिस पे कर दिया है, अर्थात आप उसको ईएमआई बेसिस पे भी ले सकते हैं। दूसरी जगह किया गया 80,000 का इन्वेस्टमेंट, और मेरे पास करा गया 5,000 का इन्वेस्टमेंट भी आपको फलदायी साबित ना करा, तो आप मेरा नाम बदल। मिलेंगे कंप्लीट और दूसरे वीडियो के साथ। और भी चर्चाएं करनी बाकी हैं, और भी पेपर बाकी हैं। उम्मीद करूंगा आप इस बार अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे कि वाकई में किस तरीके से संपूर्ण क्लासेस आपके लिए मैं उपलब्ध करवाता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप जो है साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो उन मित्रों के साथ में जहां तक तुम्हें इसे फैलाना है। उन्हें एटलीस्ट बता दो जिन्हें वाकई में पास होना है, अपने माता पिता का पैसा जो है बचाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर, वाकई फ्यूचर को लेके सीरियस हैं, उनके तक मेरे पास मेरा मैसेज पहुंचा दो कि आपके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए, घर बैठे या आपके रूम पर बैठे बैठे जो है आपकी सारी मदद हो जाएगी। आपको सिर्फ एक बार बिना शिकायत के जुड़ना है, एक बार ट्रस्ट करना है। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी मेहनत को शेयर करो और बताओ, एक ही बंदा है पर काफी है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, और बहुत धन्यवाद जो लोग आज हमारे साथ सेशन में जुड़े, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सभी से कहूंगा अपने स्टेटस पे आज थोड़ी सी जगह तो दे दो। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।